The name of the subject you know very well now. It is not now mercantile law. Whenever I ask you the name of the subject, just use the word business regulatory framework. That is the new name given to the subject. Indian Contract Act is what we are discussing. General contracts, weightage is 30%. Currently, we are dealing with the most lengthy chapter of Unit 1, free consent. Third factor affecting fraud is what we are discussing. Let us have today's question on the screen, what we are going to discuss. When is silence said to be a fraud? साइलेंस को फ्रॉड माना जाएगा. एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड ऑन कॉन्ट्रैक्ट. ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है. कुछ डिफरेंट तरीके से पूछना हो तो कुछ शॉर्ट नोट के तौर पे आपको पूछ सकते हैं. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्रॉडुलेंट साइलेंस. तो क्या मौन रहना, चुप रहना फ्रॉड माना जा सकता है? इसकी चर्चा आज हम करेंगे. सो लेट अस कम टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड. फ्रॉडुलेंट साइलेंस. मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी है मगर दिल में दगा है. तो दगा की यानी कि फ्रॉड की, छल कपट की बातें कर रहे हैं अभी हम. जनरल रूल क्या कहता है फ्रॉड के बारे में? एक सामान्य नियम क्या कहता है फ्रॉड के बारे में? The general rule is that a party to the contract is under no legal obligation to disclose the whole truth to the other party or to give him the whole information about the subject matter in his possession. जो भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मान लीजिए प्रॉमिसर. प्रॉमिसर is what wants to sell something. While selling his product, he is not under any legal obligation to disclose all the material facts in front of the another person, that is the promise. जो भी चीज आप बेच रहे हो उसकी पूरी हकीकत बताने की जरूरत नहीं है. क्यों बताए? मान लीजिए आप अपनी बाइक बेच रहे हैं, तो आप क्यों बताए कि आपकी बाइक का इंजन 2 बार खुला हुआ है? आप ऐसा बोलोगे तो कोई लेगा? शायद लेने वाला बंदा भी मना कर देगा. तो पूरी हकीकत मैं क्यों बताऊं? मेरी कोई लीगल ऑब्लिगेशन, कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ड्यूटी नहीं है कि मैं बता दूं व्हाट इज द होल ट्रुथ. प्रॉमिसर की बात कर रहा हूँ. द पर्सन हु इज गोइंग टू सेल द प्रोडक्ट और द पर्सन हु इज गोइंग टू मेक द ऑफर, जो ऑफर रखता है वो क्यों बताए? तो उसकी कोई ड्यूटी नहीं बनती है. सो ही इज नॉट सपोज टू गिव होल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट मैटर इन हिज पोजीशन. सारी बातें क्यों बताऊं? सिंपल सा बता दूं भाई ये बाइक बेचनी है, ये प्राइस है, बस. मैं क्यों बताऊं कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है? In other words, mere silence on the part of a party to the contract about certain material facts relating to the subject matter of the contract does not generally amount to fraud. अगर ऐसा कोई करता है, चुप रहता है, प्रॉमिसर चुप रहता है, ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, जैसे मैंने बताया ये बाइक है, इतने में बेचनी, बस इतना बताया, आगे कुछ नहीं बता रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो फ्रॉड कर रहा है. इट डज नॉट रिजल्ट इनटू, इट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. इसका ये मतलब नहीं कि वो फ्रॉड कर रहा है. तो उसने जो जितना सही लगा उतना बताया. सारी बातें क्यों बताएगा? पूरी कथा थोड़ी सुनाएगा कि भाई इसकी एवरेज ये है, स्पोर्ट्स में ये सबसे अच्छी बाइक है, बहुत बढ़िया पिकअप है. ये सारी सारी रामायण क्यों करेगा वो? पूरी बातें क्यों करेगा? सिंपल सा जो मेन मेन चीज है वो 2-3 चीजें बता दी, बात खत्म. सामने वाले को अगर कोई क्वेरी है तो पूछे, नहीं पूछता है तो फिर यात्री अपने सामान का खुद जिम्मेदार है. दिस रूल इज गिवन इन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17. ये जो रूल है ये सेक्शन 17 के साथ ही जुड़ा हुआ है. Mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud. आप मौन हो, आप चुप हो और आपकी चुप की वजह से सामने वाले की विलिंगनेस यानी जो इच्छा शक्ति है खरीदने की, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होती है, तो वो फ्रॉड नहीं है.
सामने वाले ने बाइक देखी, उसे अच्छी लगी, उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया, खरीद ली, बात खत्म हो गई। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। उसको कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता था, उसने पूछना चाहिए था जो भी उसको पूछना था खरीदते वक्त। खरीदने के बाद लो जो भी क्वेरी है आपकी। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर हर ट्रांजैक्शन में फ्रॉड हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, बेचने वाले को भी नहीं मालूम है कि अंदर ये डिफेक्ट्स होता है, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो फ्रॉड नहीं होता है, इट इज नॉट फ्रॉड। शायद उसे भी नहीं पता हो कि ऐसा कोई डिफेक्ट है। इट मे बी इन सम केसेस। एग्जाम्पल देखते हैं। बीडी वाला सेल्स बाय ऑक्शन टू तम्बाकू वाला अ हॉर्स विच बीडी वाला नोस टू बी अनसाउंड माइंड। अब दो पक्षकारों के बीच यहाँ एक ट्रांजेक्शन हो रहा है। बीडी वाला प्रोमिसर है, तम्बाकू वाला जो है वो प्रोमिसी है। तो ऑप्शन की मदद से सेल्स किया जा रहा है। क्या सेल किया जा रहा है? हॉर्स। बेचने वाले को अच्छे से मालूम है कि ये हॉर्स कैसा है, अनहेल्दी है, अनसाउंड माइंड हॉर्स है, ही इज नॉट हेल्दी। बेचने वाले को अच्छे से मालूम है, ही नोज वेरी वेल। बीड़ी वाला सेज नथिंग टू तम्बाकू वाला अबाउट द हॉर्सेस अनसाउंडनेस। बेचने वाला क्यों बताए खरीदने वाले को? प्रोमिसर, व्हाई शुड प्रोमिसर डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ तम्बाकू वाला? क्यों बताए कि हॉर्स पागल है, अनसाउंड माइंड का है? बेचने वाला क्यों बताए? खरीदने वाले को पूछ लेना चाहिए, भाई हेल्दी है, सही है घोड़ा, कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पूछ लेना चाहिए। नहीं पूछते हो तो गलती आपकी, बेचने वाले की गलती नहीं। इट इज नॉट द प्रॉब्लम फ्रॉम द सेलर साइड, इट इज द प्रॉब्लम फ्रॉम द बायर साइड। नो डाउट हमें ऐसी चीज बेचनी नहीं चाहिए, लेकिन खरीदने वाले को ध्यान रखना है खास। लेट द बायर्स बी वेयर, ऐसा एक रूल है कि बायर को ध्यान रखना है खरीदते वक्त, खरीददार को सावधान रहना है। बेचने वाले को सावधान नहीं रहना है, बेचने वाला तो कुछ भी बेचेगा, खरीदने वाले को सावधान रहना है। तो हमें ध्यान रखना है कि सामने वाला हमें कोई ऐसी वैसी। चलिए स्क्रीन दिखाई दे रही है, फिर से एक बार रिप्लाई कर देना चैट बॉक्स में, यस और नो। ओके, थैंक यू फॉर द रिप्लाई।
चलिए, सो ये जनरल रूल की बात हो गई। अब इसके दो एक्सेप्शन है, उस पर चलते हैं। फ्रॉडुलेंट साइलेंस के जो रूल है उसके दो एक्सेप्शन है, उसकी चर्चा करते हैं। देयर आर टू एक्सेप्शंस रिलेटेड टू दिस रूल। हाउएवर, there are two exceptions to this rule in which silence also amounts to fraud. नॉर्मली कहते हैं कि भाई प्रोमिसर को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अगर वो मौन धारण कर लेता है इसका ये मतलब नहीं है कि उसने फ्रॉड किया है। ये जनरल रूल है, लेकिन दो सिचुएशन है। उसने अपनी चुप्पी जो है वो तोड़नी होगी, मौन व्रत तोड़ना होगा उसे। जहां जरूरत होगी वहां बोलना पड़ेगा। सपोज टू स्पीक। तो ऐसी देर आर टू सिचुएशन वेयर साइलेंस इज कंसिडर एज फ्रॉड। तो वो कौन सी दो सिचुएशन है उसकी अब हम चर्चा करेंगे। पहला एक्सेप्शन है ड्यूटी टू स्पीक। जहां बोलने की ड्यूटी बनती है वहां बोलना पड़ेगा आपको, वहां चुप नहीं चलेगा। अगर आप चुप रहोगे तो उसे फ्रॉड माना जाएगा। जहां आपको बोलने की जरूरत है वहां बोलना पड़ेगा, वहां चुप रहोगे तो फ्रॉड माना जाएगा। और दूसरा जो एक्सेप्शन है वो क्या है सर? साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। आपका मौन आपकी हाँ है। जैसे वो बोलते हैं ना, उसके नाम में भी हाँ है, वैसा। तो आपका मौन, आपके मौन में भी हाँ है, यानी आपकी चुप, आप अगर चुप रहते हो तो भी उसे हाँ माना जाएगा। आपकी नाम में भी हाँ है ऐसा माना जाएगा। आपसे पूछा जाए और आपने कोई जवाब नहीं दिया, मीन्स आपने हाँ को सिचुएशन में, देन प्रोमिसर इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज कंसिडर्ड एज फ्रॉड। अब इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ड्यूटी टू स्पीक कौन सी सिचुएशंस होती है, कब बोलने की ड्यूटी बनती है? कितनों को तो बोलने का मौका मिले बस छोड़ते नहीं माइक। तो वो कौन सी सिचुएशन है समझने की कोशिश करते हैं। वेयर मियर साइलेंस रिजल्ट्स इनटू फ्रॉड व्हेन द पर्सन कीपिंग साइलेंट इज अंडर ड्यूटी टू स्पीक। साइलेंस को फ्रॉड तब माना जाएगा जहां एक व्यक्ति की बोलने की ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है, तो उसे वहां बोलना चाहिए। अगर वो नहीं बोलेगा तो उसे फ्रॉड माना जाएगा। यानी जहां बोलने की जरूरत है वहां बोलना चाहिए। सामने वाला ना पूछे तो भी बताना। अब ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी अगर सामने वाला पूछता नहीं है कि भाई घोड़ा पागल है, घोड़ा सही है, स्वस्थ है। अगर ऐसा पूछे, ना भी पूछे, हमें सामने से बता देना, भाई थोड़ा ध्यान रखना, घोड़ा पागल है, चलाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना। और ड्यूटी बन जाती, बोलना पड़ेगा। अब वो कब ड्यूटी बन जाती है तो वो आगे सिचुएशन समझते हैं। द ड्यूटी टू स्पीक अराइजेस व्हेन वन पर्सन कीप्स और रिपोजेस ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द अदर, एंड ऑल्सो वेयर वन पार्टी हैज टू डिपेंड अपॉन द गुड फेथ ऑफ द अदर। जहाँ विश्वास की भावना होती है वहां आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आपको बोलना पड़ेगा। जहाँ फिड्यूसरी रिलेशनशिप होता है, फिड्यूसरी रिलेशनशिप हम चर्चा कर चुके हैं आगे, जहाँ विश्वास होता है दोनों बंदों को एक दूसरे के ऊपर। जैसे फादर और सन हो तो फादर और सन को एक दूसरे पे विश्वास होगा कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त कि मान लो सन ने कुछ परचेज किया है, पापा से कुछ लिया, फादर से कुछ लिया, तो पापा उसे अच्छी चीज देंगे, खराब थोड़ी ना देंगे। हस्बैंड वाइफ के बीच में व्यवहार हो गया, क्रेडिटर डेटर के बीच में कोई व्यवहार हो गया, यानी जहाँ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होता है वहां ड्यूटी बन जाती है बोलने की। बता ही देना चाहिए कि भाई ध्यान रखना, ये शायद प्रॉब्लम हो इसके अंदर, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। बता देना है पहले से, भाई संभाल के गाड़ी चलाना। कभी कभी ब्रेक लगती है, कभी कभी ब्रेक नहीं लगती है, कभी कभी ब्रेक फेल हो जाती है। ब्रेक फेल हो गया तो आपका हार्ट फेल ना हो जाए, बता देना चाहिए। जो भी दिक्कत हो, जो भी चीज आप बेच रहे हैं, अगर उसमें कोई डिफेक्ट्स है, डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ द अदर पर्सन वेयर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इज प्रिवेलिंग बिटवीन द पार्टीज। अब यहाँ पे एग्जाम्पल एक रखा है सिंपल फॉर्म में। जय सेल्स बाय ऑक्शन अ हॉर्स टू किशन हिज सन हु हैज जस्ट कम ऑफ एज। एक फादर अपने सन को हॉर्स बेच रहा है, ऑक्शन सेल कर रहा है। कैसे सेल कर रहा है? थ्रू ऑक्शन सेल कर रहा है अपने बच्चे को। यानी फादर और सन के बीच में व्यवहार हो रहा है। बच्चा अभी जस्ट 18 ईयर्स का हुआ है, अभी मेजर हुआ है, अभी तो दुनिया देखेगा।
Here the relation between the parties is such that it becomes Jay's duty to tell Kishan about the unsoundness of the horse. अगर घोड़ा पागल है तो फादर की ड्यूटी बन जाती है, ड्यूटी टू स्पीक बन जाती है कि अपने बच्चे को बता दे, किशन को बता दे कि भाई घोड़ा जो है अनसाउंड माइंड का है। अब आप सोच लो खरीदना है कि नहीं खरीदना है। यहाँ ड्यूटी बन जाती है, नहीं बोलेगा और बच्चे ने खरीद लिया तो किसका नुकसान होगा? घर का ही नुकसान होगा। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है दोनों के बीच में। बच्चा अपने फादर पे ट्रस्ट नहीं करेगा तो किस पे ट्रस्ट करेगा? पड़ोसियों पे ट्रस्ट करेगा। तो ये समझना है, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। तो यहाँ ड्यूटी टू स्पीक हो जाती, बोलना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं हमारे पास। आगे देखते हैं, सिमिलरली इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड यानी कौन? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में दो पक्षकार होते हैं, इंश्योर्ड, इंश्योरर। इंश्योर्ड कौन होता है? जो पॉलिसी लेने वाला बंदा है उसे इंश्योर्ड कहते हैं। इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ये बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे। ये भी एक एग्जांपल ही समझ लीजिए। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, किसकी ड्यूटी बनती है बोलने की? इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड, यानी जो पॉलिसी लेने वाला बंदा है, पॉलिसी होल्डर, उसकी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? ड्यूटी टू स्पीक है, क्या बताना है? टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स टू द इंश्योरेंस कंपनी। सारी हकीकत कंपनी के सामने रख देनी है। भाई मुझे डायबिटीज है, कि भाई मुझे ब्लड प्रेशर है, कि भाई मुझे कैंसर हो गया है, वगैरह वगैरह वगैरह। जो भी हेल्थ मेडिकल इशू है, हेल्थ इशू है, बता देनी है इंश्योरेंस कंपनी को, कुछ भी छुपाना नहीं है। यहाँ ड्यूटी बनती है पॉलिसी लेने से पहले हमारी। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो या मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हो, कोई भी इंश्योरेंस ले रहे हो, अल्टीमेटली आपने स्पष्ट कर देना चाहिए, मटेरियल फैक्ट सामने रख देनी इंश्योरेंस कंपनी के सामने कि भाई ये सिचुएशन है, आप देख लिया, आप मुझे अब इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो प्रीमियम कितना होगा। इफ एन इंश्योर्ड कंसील्स, कंसील्स का मतलब क्या? छुपाना, हाइड्स द मटेरियल फैक्ट्स लाइक इन ऑल लॉन्ग इलनेस। अगर आप छुपाते हो, आपको बीमारी है, मान लीजिए पॉलिसी होल्डर को बीमारी है, इंश्योर्ड को बीमारी है, अगर वो छुपाता है तो इंश्योरेंस कंपनी कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। अगर आप छुपाते हो, हकीकत छुपाते हो, मेडिकल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम छुपा के अगर इंश्योरेंस लेते हो और बाद में कंपनी को पता चला पीछे से कि आपको तो पहले से ही ये बीमारी थी और आपने बताया नहीं, आपने छुपा के, उसको छुपा के आपने इंश्योरेंस लिया है, तो अल्टीमेटली उसे फ्रॉड माना जाएगा। 1 रुपया, एक ठेला नहीं मिलेगा आपको कंपनी से, अगर ये प्रूफ हो गया कि आपने फ्रॉड किया है तो इसका भी ध्यान रखना। दूसरा एक्सेप्शन पे चलते हैं। पहला कंप्लीट हुआ, ड्यूटी टू स्पीक। सेकंड एक्सेप्शन क्या है? साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। जहां आपसे पूछा जाए और आपने मौन व्रत धारण कर लिया तो उसका मतलब क्या है कि आपके ना में भी हाँ है, यानी कि आपके मौन में भी हाँ है, ऐसा मान लिया जाएगा। और उसको अगर उसके बाद प्रॉमिसी को कुछ नुकसान हुआ तो इट रिजल्ट्स इनटू फ्रॉड, उसे फ्रॉड माना जाएगा। आपसे कुछ पूछा गया, आपने कुछ जवाब नहीं दिया, आप चुप रहे, मौन व्रत धारण कर लिया, सामने वाले ने उसी बेसिस पे यूं मान लिया कि आपने हाँ बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपने कुछ नहीं बोला, और सामने वाले ने उसी बेसिस पे मान लिया कि भाई ठीक होगी चीज, कुछ नहीं बोल रहे तो ठीक ही होगा, तो वहां पे अगर वो चीज परचेज करने के बाद प्रॉमिस को कुछ नुकसान होता है तो इट विल रिजल्ट इनटू फ्रॉड, उसे फ्रॉड माना जाएगा। वेयर द सर्कमस्टांसेस or situations are such that silence is in itself equivalent to speech। जहां संजोग ऐसा होते हैं कि मान लिया जाएगा कि भाई आपकी मौन में भी हाँ है, ऐसी सिचुएशन से, इन सच केसेस अगर ऐसा हुआ, द साइलेंस ऑफ अ पर्सन अमाउंट्स टू फ्रॉड। व्यक्ति की चुप्पी को फ्रॉड मान लिया जाएगा उस सिचुएशन में, अगर सामने वाले को कुछ नुकसान हुआ तो। एग्जाम्पल लेते हैं, पीके इज सेलिंग इज हॉर्स टू केके। पीके इज सेलिंग इज हॉर्स टू केके। द हॉर्स अपीयर्स टू बी साउंड। दिखने में हॉर्स सही लग रहा है, पीके अपना घोड़ा एक एके को बेच रहा है और दिखने में घोड़ा कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। इट इज ऑफ साउंड, हेल्दी लग रहा है, साउंड माइंड लग रहा है, दिखने में तो सही लग रहा है। इवन व्हेन केके सेज टू पीके, फिर भी जो खरीदने वाला बंदा है, मींस प्रॉमिसी जो है, प्रॉमिसर से फिर भी बोलता है, पूछता है, यूं समझ लो, इफ यू डोंट डिनाई इट आई शैल एज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। यहाँ आपको इंग्लिश संभालना है अच्छे से। अगर आप मना नहीं करते हो, अगर आप इनकार नहीं करते हो, तो मैं मान लूं, मैं अज्यूम कर लूं कि भाई घोड़ा सही है,
साउंड माइंड का, हेल्दी है। पीके सेज नथिंग, पीके कुछ नहीं बोलता है। हियर पीके साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। अगर पीके कुछ नहीं बोल रहा है ऐसे स्टेटमेंट पे भी, अगर ऐसा स्टेटमेंट बोला जाता है, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं यूं मान लूं कि घोड़ा सही है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ, और इसके बाद भी प्रोमिसर कुछ नहीं बोल रहा है, चुप रहता है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि पीके ने हाँ बोला है। पीके साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। और इसके बावजूद अगर घोड़ा पागल निकला, यानी कि अनसाउंड माइंड निकला, अनहेल्दी निकला, तो के क्या क्लेम करेगा पीके के पास से कि भाई उससे फ्रॉड किया गया। पूछने के बाद भी अगर आप नहीं बोल रहे हो, जहां आपको बोलना चाहिए, कुछ तो जवाब देना चाहिए, नहीं बोला, तो मान लिया गया कि भाई सही होगा घोड़ा, एज्यूम किया जाएगा ना, फिर तो अजम्पशन पे चलेगा काम। के बाद अगर कुछ गड़बड़ है घोड़े में, तो फिर प्रोमिसी कैन फाइल अ केस अगेंस्ट प्रोमिसर एंड कैन कंसीडर सच कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइडेबल। इफेक्ट्स क्या होगी ऐसी सिचुएशन में, इफेक्ट्स क्या होगी फ्रॉड की कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर? अगर कोई फ्रॉड करता है आपसे, इसकी चर्चा वैसे हम आगे कर चुके हैं, एक बार फटाफट देख लेते हैं। When the consent to a contract is affected by fraud, the contract is voidable at the option of the aggrieved party. अगर किसी बंदे ने किसी के साथ फ्रॉड किया है, तो जिसके साथ अन्याय हुआ है, जो एग्राइव्ड पार्टी है, उसके पास क्या ऑप्शन है, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या मानेगा, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जो एग्राइव्ड पार्टी है वो कोर्ट में जाके लीगल एक्शन ले सकता है। ही कैन क्लेम फॉर डैमेजेस, ही कैन टेक लीगल एक्शंस, ही कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज क्या है उसके पास? सबसे पहली रेमेडी, पहला उपाय क्या है, क्या सॉल्यूशन है अगर फ्रॉड हो जाए तो किसी के साथ? जो पीड़ित पक्षकार है, जो एग्राइड पार्टी है, जो इंजर्ड पार्टी, वो क्या कर सकता है? ही कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है? ही कैन इंसिस्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस के लिए इंसिस्ट कर सकता है कि भाई मुझे परफॉर्मेंस ही चाहिए, मैं जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में मुझे लेकर आइए, मेरी प्रॉपर्टी इन्होंने फ्रॉड करके ले ली है, मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरी थी, इन्होंने फ्रॉड करके मुझसे ले ली। तो आप परफॉर्मेंस के लिए इंसिस्ट कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन भी है, ही कैन शू फॉर डैमेजेस। अगर कोई नुकसान होता है तो डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। सो ही कैन शू फॉर डैमेजेस, शू यानी केस करना, ही कैन फाइल अ केस फॉर डैमेजेस, हेंस कॉम्पेंसेशन कैन बी क्लेम। नुकसान के लिए आप कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। A party suffers some injury because of the unsound horse. बेचने वाले ने ऐसा घोड़ा बेचा जो अस्वस्थ था, अनसाउंड हॉर्स था, अनहेल्दी हॉर्स था, यूं समझ लीजिए। अब अनहेल्दी हॉर्स की वजह से जिसने हॉर्स राइडिंग की होगी, जिसने परचेज किया होगा, वो शायद घोड़े पे से गिर गए, घोड़ा चलाते चलाते, हॉर्स राइडिंग करते करते। हॉर्स राइडिंग करते करते बंदा गिर गया, इंजरी हुई। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? If the fact of the unsoundness of the horse was not disclosed despite inquiry, compensation can be demanded. अगर आपने इंक्वायरी की हो हॉर्स खरीदते वक्त कि घोड़ा कैसा है, हेल्दी है, साउंड माइंड है, कोई दिक्कत नहीं है में, हॉर्स राइडिंग करने में, ऐसा पूछा हो और बात हकीकत आपके सामने नहीं रखी हो, और आपको कोई इंजरी होती है, आपके घोड़े को कोई इंजरी होती है, तो भी आप कॉम्पेंसेशन डिमांड कर सकते हैं। Even for the subject matter injury, you can claim for damages as a compensation, or if some injury is personal injury, आपको भी लग जाए अगर हॉर्स राइडिंग करते हो, तो भी आप compensation डिमांड कर सकते हैं।